बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्टार्ट हो रही वनडे मैचेस की सीरीज, जिसका पहला मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका के उस मैदान पर खेला जाएगा जिस पर अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश की ही टीम ने होस्ट किया था पाकिस्तान की भी टीम को, न्यूजीलैंड की भी टीम को। और वहां पर इनके तेज गेंदबाजों ने, खास करके सामने वाली टीमों के भी तेज गेंदबाजों ने काफी अच्छा काम किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने भी काफी कमाल की बॉलिंग वहां पर करी थी और उसका एक स्पेसिफिक रीजन था। वहां की पिच रिपोर्ट को हम जब देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन वहीं पर सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की, तो इस टीम के स्क्वाड में कई सारे चेंजेस आप देखेंगे। अभी जो टीम ऑस्ट्रेलिया के जो गई थी पाकिस्तान के दौरे पर, और वहां पर जो कप्तान बिल्कुल अलग थे, यहां पर कप्तान आपको मिचेल मार्श दिखाई पड़ेंगे। स्क्वाड में भी कई सारे चेंजेस है तो उसको देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ बांग्लादेश की टीम में भी एक नया प्लेयर तो नहीं उसको कहेंगे, एक पुराना प्लेयर वापस आया है काफी लंबे समय बाद, उसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है उसको भी समझेंगे। और यह मैच जो कि 9 जून को सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, और सुबह जब 10:30 बजे के आसपास के मैचेस स्टार्ट होते हैं तो कहीं पर भी मैचेस हो, थोड़े बहुत जो वेदर ठंडा होता है और हवा के अंदर जो नमी होती है वो काफी काम करती है, हमेशा से तेज गेंदबाजों को हेल्प दिलाती है उस पिच के ऊपर से। और साथ ही साथ ये जो ढाका का मैदान है मीरपुर के अंदर, यहाँ पर जो मैचेस अभी रिसेंट टाइम में हमने खेले जाते हुए देखे हैं, उसमें जैसे आपको मैंने बताया ना, कुछ समय पहले यहाँ पर पाकिस्तान की टीम आई थी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने, न्यूजीलैंड की टीम भी आई थी, और उसके पहले 2025 में वेस्ट इंडीज की टीम आई थी। तो 8 मैचेस का स्कोर कार्ड यहाँ पर आप देखेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि 3-3 मैचेस की सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश ने खेला था, और 2 मैच की सीरीज यहाँ पर 2 मैचेस खेले थे न्यूजीलैंड की टीम ने। और इन सभी मैचेस में आप देखेंगे एक यूनिक चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि जब सीरीज स्टार्ट होती है तब वहां पर स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की टीम ने 207 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज की टीम 133 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पावर प्ले में अगर आप देखें तो पहली इनिंग का पावर प्ले स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो तेज गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा रहा। पावर प्ले में 2 विकेटें तो निकाली, ओवरऑल भी 10 में से 6 विकेटें तेज गेंदबाजों ने निकाली। और उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ तो थोड़ा सा स्कोर बड़ा हुआ, हालांकि बहुत ही आसपास का स्कोर है, 213 रन बने। लेकिन उसी सीरीज का जब आखिरी मैच खेला गया तो 296 का स्कोर बन गया उसी पिच पर जिस पिच पर उसके पहले 213 और 207 रन बन रहे थे। तो वो इस सीरीज में तो आपने देखा कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर होती चली गई। और उसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की टीम भी पहले वाले मैच में 114 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसको चेज करते हुए बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से उस मैच को जीत लिया। उसके बाद दूसरे वाले मैच में पाकिस्तान की टीम ने फिर से पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बना दिए, और फिर तीसरे वाले मैच में बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 290 रन बना दिए। तो चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, ये चीज हमने पिछले 2-3 सीरीज में देखी हैं। और ये जो न्यूजीलैंड और साथ ही साथ बांग्लादेश की सीरीज हुई थी, ये तो 2 ही मैचेस यहाँ पर खेले गए थे। और अगर आप देखें तो आखिरी मैच 15 मार्च को बांग्लादेश और पाकिस्तान का 2026 में हुआ था। फिर जस्ट उसके करीब 1 महीने से भी कम के समय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो मैच खेला गया। तो पिच के ऊपर बहुत ज्यादा बदलाव आए नहीं थे, तो वहां पर भी अच्छी ठीक ठाक से स्कोरिंग हुई दोनों मैचेस में। हालांकि सेकंड मैच में यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम 198 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। तो इस स्कोरिंग पैटर्न को दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ यही था कि ये जो ढाका का मैदान है, यहाँ पर जो पिच होती है बिल्कुल फ्लैट होती है दिखने में, लेकिन साथ ही साथ हल्की फुल्की जो ग्रीनरी उस पिच के ऊपर आजकल देती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसकी वजह से तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी हेल्प यहाँ पर मिलती है शुरुआती ओवर्स में। और वो भी तब जबकि ये सारे के सारे 8 मैचेस अगर आप देखें तो डे नाइट वनडे मैचेस थे जो कि दोपहर में स्टार्ट हुए थे। और आज तो ये जो मैच है सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और निश्चित तौर पर दिन के ही दौरान खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके कंडीशंस वही बनेंगी कि शुरुआत में तेज गेंदबाज डोमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद बल्लेबाज गेम में आएंगे, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जो चेंज ऑफ पेस होगी तेज गेंदबाजों के लिए वो उनके लिए काम करेगी और स्पिनर्स को ग्रिप भी मिलेगी। ओवरऑल मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना मुश्किल होता चला जाएगा। और इन पिछले 8 मैचेस में 5 बार इसी वजह से पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, और उसमें 66 विकेटें स्पिन गेंदबाजों को, 64 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली हैं। और ये चीज ये भी दिखाती है कि अब पेसर्स भी यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, स्पिनर्स भी उतनी ही तरीके से गेम में आते हैं। और उस इन 8 मैचेस का अगर आप एवरेज स्कोर निकालेंगे तो 250 के ही आसपास का एवरेज स्कोर भी आपको मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू ये है नहीं। तो जो भी अपडेट्स पिच को लेकर के होंगे, जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया पिच के बारे में, अगर वैसे ही पिच होती है तो उसका अपडेट भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा, या कुछ भी डिफरेंस हमको वहां पर देखने को मिलता है तो वो सारे अपडेट्स पिच को लेकर के मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। और यहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जल्दी से ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल आपके सामने है बांग्लादेश का पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर मुझे लगता है कि सैफ हसन और तंजीद हसन ओपन करेंगे, सौम्य सरकार नंबर 3 पर आएंगे, उसके बाद संटो है, तौहीद हिरदोय हैं, लिटन दास हैं जो कि विकेट कीपिंग बैटिंग करेंगे, और उसके बाद इनकी बॉलिंग स्टार्ट होती है जिसमें कप्तान मेहदी हसन मिराज हैं, बाकी रिशाद हुसैन है, शरीफुल इस्लाम है, नाहिद राणा और मुस्तफिजुर रहमान है, जिन्होंने रिसेंट टाइम में इनकी जो ये पेस तिकड़ी है, कमाल की बॉलिंग करी है इन पिचेस पर,
खास करके ढाका के इस मैदान पर। और इनके पास जो बेंच है उसमें तस्कीन अहमद भी हैं, तनवीर इस्लाम भी हैं, नूरुल हसन और मुसाद्दिक हुसैन वही प्लेयर हैं जिनके बारे में आपको मैं वीडियो को शुरू में ही कह रहा था कि एक वो प्लेयर जो पुराना प्लेयर है, लंबे समय बाद टीम के अंदर वापसी कर रहा है एक ऑलराउंडर के तौर पर। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप बांग्लादेशी प्लेयर्स के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको वो हर चीज़ देखने को मिलेगी जिससे आपको उस प्लेयर के बारे में पता चलेगा कि उसने कितने मैचेस खेले हैं वनडे क्रिकेट में, कितने रन बनाए हैं, उसका बैटिंग एवरेज क्या रहा है। और यही बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सिमिलरली बॉलर जो भी रहा है उसने कितने मैचेस खेल करके कितनी विकेटें निकाली हैं, उसमें इसको पूरे करियर में पहली इनिंग में कितनी गेंदें करनी पड़ी हैं एक विकेट निकालने में ऑन एन एवरेज, और सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें करनी पड़ी हैं ऑन एन एवरेज एक विकेट निकालने में, उसका डेटा भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप वहां पर करियर के डेटा में जरूर देखिएगा। फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर रीसेंट फॉर्म, और रीसेंट फॉर्म में आप देखेंगे कि अभी रीसेंट टाइम के कुछ करीब 10 से 12 मैचेस में इन सभी बांग्लादेश के प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंसेस और कंसिस्टेंसी दिखाई है, और उसके बेसिस पर हम तय कर पाएंगे कि कौन से प्लेयर बेस्ट आपके लिए होंगे। जिसमें सैफ हसन और तंजीद हसन इनके जो दो ओपनर्स हैं, सैफ हसन निश्चित तौर पर लास्ट के मैच में 54 नाबाद की पारी खेल करके आए हैं, लेकिन उसके पहले देखें तो लंबा इनका एक दौर गया था जिसमें रन्स इनसे बिल्कुल नहीं बन रहे थे। तो ये एक थोड़े से रिस्की ऑप्शन होंगे, लेकिन तंजीद हसन एक ऐसे प्लेयर हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग हो, पाकिस्तान की बॉलिंग हो, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग हो, सभी के खिलाफ इन्होंने उन इंटरनेशनल मैचेस में रन बनाए हैं। कंसिस्टेंसी का लेवल भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 119 रन, 107 रन, 67 नाबाद की पारी, 44 रन की पारी। हालांकि उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 0, 9, 1, 6 और 20 रन की पारियां हैं, लेकिन लंबे लंबे रन बनाना ये जानते हैं। और उसके बाद आते हैं सौम्य सरकार, इनके ऊपर भी आप उतना भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप देखें तो ये बॉलिंग भी लगातार कर रहे हैं, विकेटें भी निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन बल्ले से जो रन है और इवन जो बॉलिंग से विकेटें भी हैं वो उसका भी कंसिस्टेंसी लेवल उस लेवल का है नहीं कि आप इनको अपनी टीम में लेकर के जाएं। और लेकिन वो जो लेवल होता है कंसिस्टेंसी का देखने अगर आप एक और प्लेयर पर आए जो है नजमुल हसन संटो, तो उनके साथ थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिलता है। तो इनको फिर भी मैं सेफ प्लेयर तो नहीं मानूंगा, खास करके ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को देखते हुए। लेकिन ये बात कम से कम तय है कि आप इनको एक डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं एक और नाम, तौहीद हृदय। अभी वनडे डोमेस्टिक सीजन चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, और वहां पर कमाल की बैटिंग ये कर रहे हैं। 101 नाबाद, 101 रन, 86, 71 नाबाद, जबरदस्त धमाकेदार फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद आते हैं लिटन दास, इनका फॉर्म भी रिसेंट टाइम में काफी अच्छा रहा है। हालांकि बड़े बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन उतने 40 रन 50 रन के स्कोर इन्होंने बनाए हैं जिसने अच्छा खासा इंपैक्ट उस मैच पर छोड़ा है। और वैसे भी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उतने रन काफी हो जाते हैं। तो ये दूसरे ट्रम्प होंगे मेरे हिसाब से आज की इस मैच के, जिनको बांग्लादेश की बैटिंग सेक्शन से अपने टीम में आप लेकर के आ सकते हैं और एक अच्छा खासा पॉइंट अग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़े तो एक और ऑप्शन आते हैं मेहदी हसन मिराज, जो कि बल्ले से तो रन बनाना जानते हैं, बॉलिंग से अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से विकेट निकालना जानते हैं। और सामने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसमें कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनके खिलाफ ये काफी यूजफुल ऑप्शन होंगे। और सिमिलरली रिशद हुसैन को भी मैं थोड़ा सा हाई वैल्यू करूंगा, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। हालांकि पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि इनका भी कद अच्छा खासा है, लंबे कद के बॉलर हैं, लेग स्पिन अच्छी खासी कराते हैं, बाउंस इनको अच्छा मिलेगा तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स परेशान होंगे। और उसके बाद इनकी जो पेस तिकड़ी है जिसमें मुस्तफिजुर रहमान आते हैं, नाहिद राणा आते हैं, शरीफुल इस्लाम आते हैं, इन तीनों बॉलर्स को अगर आप देखें तो इसमें मुस्तफिजुर और नाहिद राणा ने रिसेंट टाइम में बहुत कमाल की बॉलिंग करी है। बॉलिंग शरीफुल इस्लाम की भी काफी अच्छी रही है, और इवन तस्कीन अहमद ने भी काफी विकेटें निकाल करके दी हैं, तनवीर इस्लाम ने भी विकेटें निकाल करके दी हैं। लेकिन इसमें से पहली बात तो आखिरी प्लेयर कौन होगा जो प्लेइंग इलेवन में खेलेगा, वो शरीफुल होंगे, तस्कीन होंगे, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि हमारे पास दो ज्यादा बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि सबसे सेफ रहेंगे, तो उनको हम टीम में लेकर के जाएंगे। तो ओवरऑल ये चारों बॉलर्स जिसमें से दो बैटिंग भी कर लेते हैं, और उसके अलावा तौहीद हृदय और यहाँ पर तंजीद हसन जैसे दो बैटर्स हैं, यानी कि ये कुल मिला के 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश की टीम में जिनको हम सेफ्टी के साथ अपने टीम में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा करेंगे आप, इन 6 प्लेयरों को लेकर के जाएंगे और सामने तब उस हिसाब से अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के आप 5 ही प्लेयर लेकर के जाएंगे, ये समझना काफी जरूरी है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि रिशद हुसैन सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। और साथ ही साथ तंजीद हसन, जैसा मैंने आपको पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, इनको भी अगर आपको ट्राई करना है तो सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में ट्राई करिएगा। ये मेरा अपना सजेशन होगा आपके लिए, इसको आपको समझ करके चलना है। बाकी बॉलिंग में भी जैसा आपको मैंने खास करके रिशद हुसैन को लेकर के अपडेट दिया, वो आपको ध्यान रखना है। और इवन मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा जैसे जो बॉलर हैं, नाहिद राणा एक ऐसे गेंदबाज है जो कि हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, गति उनके पास अच्छी खासी है, बाउंस अच्छा खासा क्रिएट करते हैं, तो वो पाकिस्तान के बैटर्स को तो परेशान कर लेंगे पहली इनिंग की बैटिंग में, और इवन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को भी परेशान कर लेंगे। सेकंड इनिंग के लिए वो उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि रिशद हुसैन को तो एक बार के लिए आप दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में ट्राई कर लीजिए, लेकिन चाहे नाहिद राणा हो
उनको केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में रखना है। तंजीद हसन हो, केवल पहली इनिंग की बॉलिंग हो तभी इनको टीम में रखना है, मतलब सेकंड इनिंग की बैटिंग हो तो वो रोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो तंजीद हसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में 36 रन बना रखे हैं। सौम्य सरकार के 2 मैच में 13 रन है, 3 विकेटें हैं। और वहीं पर संटो ने एक मैच में 45 रन, तो एक ही मैच में तौहीद हृदय ने 74 रन बनाए हैं। और बाकी लिटन दास को 2 मैच में 56 रन है। मेहदी हसन मिराज के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, 3 मैच में एक भी विकेट नहीं है। मुस्तफिजुर के भी 3 मैच में 2 ही विकेट हैं, बाकी बॉलर खेले नहीं। तस्कीन अहमद के एक मैच में 1 विकेट है। और इस मैदान पर तो इनका होम ग्राउंड है, तो ढेर सारे मैचेस ये प्लेयर्स खेले हैं। नंबर्स आप देखें, हालांकि ये जस्टिफाइड नंबर्स नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये नंबर्स कुछ खास काम करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि तौहीद हृदय का नंबर रिसेंट फॉर्म में भी बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही मैच में 74 रन है, इस मैदान पर तो बेहतर खेले ही हैं। तो ये मेरे हिसाब से इनकी बैटिंग में वो एकमात्र नाम है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो आपके पास बाकी भी ऑप्शन है, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और बाकी बॉलिंग में आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं कि रिशद हुसैन, मेहदी हसन मिराज को अभी भी, भले मेहदी हसन मिराज के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुस्तफिजुर को भी दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में ट्राई करना है। नाहिद राणा केवल पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेहतर होंगे, तंजीद हसन केवल सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए बेहतर होंगे। और उसके बाद प्लेयर बैटल देखें तो ज्यादा नंबर्स तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, चूंकि ये जो करंट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है उसने ज्यादा बॉलिंग करी नहीं है इस टीम के आगे। और तो वीकनेस अगर आप देख लेंगे टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ, तो तंजीद हसन लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों तरीके के बॉलिंग पर बुरी तरह फंसते रहे हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। और वहीं पर संटो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर ही विकेटें ज्यादातर देते हैं। तौहीद हृदय लेग स्पिन पर काफी परेशान होते रहे हैं, 20 के आसपास का बैटिंग एवरेज है। जबकि वहीं पर लिटन दास और मेहदी हसन मिराज की बात करें तो यहीं पर लेग स्पिन का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो हमेशा आपको मैं बताता रहा हूं कि जो बांग्लादेश की टीम है उन रेयरेस्ट टीमों में से एक है जो लेग स्पिन बहुत खराब खेलती है, क्योंकि इनके खुद के पास, इनके पूरी डोमेस्टिक सर्किट में, पूरे क्रिकेट इतिहास में देखेंगे लेग स्पिनर्स आए हैं, लेकिन क्वालिटी लेग स्पिनर कभी कोई आया ही नहीं है, तो इनको प्रैक्टिस ही नहीं है। रिशद हुसैन रिसेंट टाइम में एक अच्छे बॉलर निकल करके आए एक लेग स्पिनर के तौर पर, लेकिन इनको प्रैक्टिस उतनी रही नहीं है, तो लेग स्पिन पर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर विकेटें बहुत देते हैं, स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आज के इस मैच में क्यों एडम जंपा भी इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके अलावा तनवीर संघा को मौका मिलता है तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और मैट कोहनेमान जो भी पाकिस्तान के दौरे पर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करके आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी कूपर कॉनली है, नेथन एलिस है, जेवियर बार्टलेट भी आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर। और बाकी इनका जो बैटिंग ऑर्डर है जिसमें ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर, वापस ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे देखना पड़ेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि दोनों ही ओपन करेंगे। बाकी जोश इंग्लिश है, मार्नस लबुशेन है, कैमरन ग्रीन है, मैट रेंसो है। मैट रेंसो ध्यान रहे पाकिस्तान के आखिरी 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी करी थी ऑफ स्पिन। बेंच इनका देखे तो एलेक्स कैरी, और बेंच पर एलेक्स कैरी इस वजह से बैठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के दौरे पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। बाकी बेन डॉर्सुइस हैं, तनवीर संघा और लियम स्कॉट हैं। करियर के आंकड़े अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के देखना चाहें तो वो भी आपके पास है। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म के आंकड़े अगर आप देखें तो अभी आईपीएल खत्म हुआ था, वहां पर आपने देखा कि ट्रेविस हेड ना शुरुआत लगातार अच्छी कर रहे थे कि बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये एक ऐसे इंपैक्ट प्लेयर हैं इनको ड्रॉप करना काफी बड़ा फैसला होगा आपके लिए। बाकी मिचेल मार्श ने तो कमाल की परफॉर्मेंस आईपीएल में करी ही थी, और इवन जोश इंग्लिश ने तो अभी पाकिस्तान के अंदर टर्निंग ट्रैक्स पर काफी कमाल की बैटिंग करी है। और नंबर्स आपके सामने हैं ही, 65 रन, 51 रन और 13 रन पिछले 3 मैचेस में इन्होंने बनाए हैं। उसके पहले भी फॉर्म इनका आईपीएल में काफी अच्छा लगा रहा है। और उसके बाद मार्नस लबुशेन वो मिडिल ऑर्डर बैटर रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं चले हैं पाकिस्तान के अंदर भी, उसके पहले भी बहुत अच्छा फॉर्म इनका नहीं रहा है। लेकिन कैमरन ग्रीन जो अपनी यूटिलिटी की वजह से जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी मैट रेंसो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये बॉलिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी तो ये ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे। आखिरी 2 मैच में इन्होंने विकेट भी एक लिया था, लेकिन बल्ले से ज्यादा बेहतर फॉर्म में थे। 3 मैच में इन्होंने एक 61 की भी पारी खेली, एक 43 की भी पारी खेली, एक 4 रन की पारी खेली। कूपर कॉनली चूंकि बैटिंग में बहुत नीचे आएंगे तो मुझे उतनी यूटिलिटी इनकी लगती नहीं। जेवियर बार्टलेट को अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया के अंदर आईपीएल में जम करके पिटाई इनको पड़ी थी, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसी पिच यहाँ पर मिलने वाली है वहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बाकी नेथन एलिस चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, 100% आपकी टीम में आते हैं। और जिस तरीके की बैटिंग बांग्लादेश की है और उनकी जो वीकनेस है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग, उसकी बेसिस पर मैट कोहनेमान और साथ ही साथ यहाँ पर एडम जंपा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इवन अगर तनवीर संघा खेलते हैं तो ये भी बेन डॉर्सुइस अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी की वजह से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर खेलते हैं तो मिला जुला करके 6 से 7 प्लेयर आपको इस ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से भी मिल चुके हैं जो कि सीधे आपकी किसी भी फैंटेसी टीम में आते हैं। लेकिन उसमें आपको रोटेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है। मैं पहली इनिंग की बैटिंग में तो ट्राई नहीं करूंगा, शायद ट्रेविस हेड को सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में ट्राई करूंगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में मिचेल मार्श के 177 रन है एक्चुअली, और उसके बाद ट्रेविस
हेविसेड के एक मैच में केवल 10 रन है, जंपा के 3 मैच में 5 विकेटें हैं और बाकी एलेक्स कैरी के एक मैच में 11 रन है। तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को लेकर के अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बाद वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और इवन इस मैदान पर तो कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेला ही नहीं। और उसके बाद प्लेयर बैटल की बात करें तो स्पिन के खिलाफ तो दिक्कतें रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पाकिस्तान के दौरे पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बार बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर आउट हो रहे थे, जैसे अराफात मिन्हाज सामने की टीम में थे और बाकी लेग स्पिन के खिलाफ इनको भी दिक्कतें रही हैं, स्पेसिफिकली मिचेल मार्श को। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग तो इनकी एक कमजोरी रही है, ये एक वर्ल्ड नोन फैक्ट है, चाहे किसी भी फॉर्मेट का क्रिकेट हो, T20, वनडे या टेस्ट। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान में सीरीज भले से ऑस्ट्रेलियन टीम हार करके आई है, लेकिन अब बेहतर हो चुकी है, क्योंकि कुछ नए प्लेयर्स वहां पर इंक्लूड हुए, नए इन द सेंस कि अभी जो स्क्वाड में नहीं थे पाकिस्तान के दौर पर उसके हिसाब से, बाकी प्लेयर्स तो पुराने हैं। तो स्क्वाड काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश की टीम भी रिसेंट टाइम में अच्छा काम कर रही है अपने होम ग्राउंड्स पर, तो उस वजह से वो भी टीम बेहतर दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम है, पेस वो अच्छा खेलती है, तो बेहतर करेगी वो इस मैदान पर भी। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ही फेवरेट दिखाई पड़ रही है। तो जो भी अपडेट टॉस को लेकर के और पिच को लेकर के होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज के इस मैच में, उसी हिसाब से हमारी टीम भी बनेगी। तो जो भी पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा, फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन करिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।